और ओपन कर लें अपना दूसरे सत्र में। सभी का स्वागत है। हमारे जो साथी नए जुड़े हुए हैं उन सभी का स्वागत है। हमारे आज की फैकल्टी प्रीति अरोड़ा जी ने ज्वाइन कर लिया है और अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे चाइनीज एक्यूप्रेशर के संबंध में। सेमेस्टर 2 का इस सेमेस्टर सुशील जी अपना बंद कर लीजिए माइक। तो सेमेस्टर 2 की बात हम लोग कर रहे हैं। तो चाइनीज पर हम लोगों ने विचार किया है। अब हम लोग बीएचबी पर मानव शरीर विज्ञान जो हमारी किताब है बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसकी किताब एक मानव शरीर विज्ञान है। प्रोफेसर डॉक्टर GC अग्रवाल साहब की लिखी हुई है। उस पर हार्ट रेट चैप्टर 6 से हमारा शुरुआत है। तो उस पर प्रीति अरोड़ा के प्रकाश डालेंगी। मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ और उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ अपने क्लास के लिए। मैं शेयर कर दूं? हाँ जी सर प्लीज। और लोग बंद कर लें। ये हो रहा है? हाँ जी सर, शुरू करूँ सर? हाँ, यस, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही। ठीक है सर। सर को प्रणाम, हमारे गुरुजनों को, आप सभी को प्रणाम। अब हम शुरू करते कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम एक ही बात है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि ये वो सिस्टम है जो आपको आपके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और जितने भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सबको जो है सर्कुलेट करता है आपकी बॉडी में थ्रू ब्लड। और इसके साथ जो है ये इनको सर्कुलेट करने के साथ साथ जो बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं हर स्टेज पे जो है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या यूरिन हो गया या कुछ भी हो गया, सो दैट इज ऑल बीन ट्रांसपोर्टेड थ्रू योर ब्लड। और जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की हम बात करते हैं तो हम वहाँ पे कार्डियो का मतलब हार्ट है और वैस्कुलर का मतलब है ब्लड वेसल्स। तो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या CVS इसको बोला जाता है और ये इसको आपको याद करना जरूरी है बिकॉज इसका भी क्वेश्चन आता है आपके क्वेश्चन पेपर में, CVS का फुल फॉर्म क्या है। सो दैट स्टैंड्स फॉर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और इसमें आपका आता है हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। जब हम ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो हार्ट तो हमें पता है दैट इज अ पंपिंग स्टेशन इन द बॉडी। ये हार्ट जो है पूरे शरीर में जो है ब्लड को पंप कर रहा है। और इसके साथ साथ हमें ब्लड वेसल्स को भी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि वैस्कुलर वर्ड जो है ब्लड वेसल्स को ही सिग्निफाई करता है। तो जो ब्लड वेसल्स की बात आती है तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स हैं हमारी बॉडी में विच इज एक्टिंग एज अ चैनल टू कैरी द ब्लड इन योर बॉडी। अब ये ब्लड वेसल्स जो है 3 टाइप्स की हैं जो हमें समझनी चाहिए। पहली है आर्टरीज, दूसरी है वेन्स और तीसरी है कैपिलरीज। जब हम आर्टरीज की बात करते हैं तो उसको हमें आर्टरीज का शॉर्ट फॉर्म में आप ये याद रखिए, अवे फ्रॉम द हार्ट। मतलब ये वो ब्लड वेसल है जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है क्योंकि वो प्योर ब्लड है, उसको पूरे शरीर में उसको पहुंचाना है। तो आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आप पूरे शरीर में जो है पहुंचाती हैं। ठीक है, उसके बाद आती है वेन्स। वेन्स वो है ब्लड वेसल्स जो आप टुवर्ड्स द हार्ट, जो ब्लड जो है पूरे शरीर से जो इकट्ठा करके आपके हार्ट तक पहुंचाती हैं, वो है वेन्स। जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे इसमें इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा, तो ये जो है वो ब्लड वेन्स है जो ब्लड जो है पूरे शरीर से लेके फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी उसको लेके जो है आपके हार्ट तक लेके आ रही है। तो ये हो गई वेन्स। और इसका कलर हमें पता होना चाहिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, आपके वाइवा के अंदर भी आता है और वैसे भी क्वेश्चन पेपर में भी आता है कि आर्टरीज में ब्लड का क्या कलर है और वेन्स में उसका क्या कलर है। तो जब आप आर्टरीज की बात करते हैं तो वहां पे क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वहां पे डीप रेड या स्टारलेट रेड जो है आप उसको चूज करेंगे। जब भी ऑप्शन आपके सामने आएगी तो ब्लड इन आर्टरीज इज ऑलवेज रेड, चाहे वो डीप रेड आए आपके क्वेश्चन पेपर में, स्टारलेट रेड आए, तो ये जो है रेड है बेसिकली। और जब वेन्स की बात आती है तो वहां पे क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वहां पे ब्लू ऑप्शन आती है आपके। ब्लू आप उसमें देखेंगे कि उसमें जो ब्लू है बेसिकली ब्लड तो रेड ही है
बट जस्ट बिकॉज इट इज डीऑक्सीजनेटेड और आपकी वेन्स जो है अपनी शरीर के ऊपर नजर आती हैं आपको कभी कभी, तो वो ब्लू अपीयर करता है, कभी कभी आपको ग्रीन भी वेन्स नजर आती है अपनी बॉडी में, बट बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आप ब्लू ही मानेंगे। और तीसरा है कैपिलरीज, ये स्मॉलेस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स हैं जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हम जिस चीज के लिए भी अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, ये सब कैपिलरीज के थ्रू ही एक्सचेंज होता है। तो ये आपके तीनों ब्लड वेसल्स हो गए। उसके बाद हमें समझना चाहिए कि हार्ट की स्ट्रक्चर, फंक्शन और लोकेशन, इसका भी क्वेश्चन आपके असाइनमेंट बुक में भी है। अगर आप सेमेस्टर 2 अभी आपने ज्वाइन किया है तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, हार्ट के फंक्शंस क्या है और हार्ट का लोकेशन क्या है, उसका साइज क्या है और उसका वेट क्या है। तो ये आपकी बुक में नहीं है, तो ये आपको बाहर से ही लिखना पड़ेगा। सो प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। जब हम हार्ट की लोकेशन की बात करते हैं तो आप ये थोरैसिक कैविटी में पाया जाता है हार्ट, बिटवीन द 2 लंग्स, और ये स्टर्नम बोन के पीछे है। स्टर्नम बोन को समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है क्योंकि इसके पर भी क्वेश्चन पेपर्स में आता है क्वेश्चन कि किस बोन के पीछे आपका हार्ट लोकेटेड है, तो आप वहाँ पे स्टर्नम बोन जो है याद कीजिए। और इसमें जो है मेजर पार्ट जो हमारे हार्ट है वो लेफ्ट साइड में आता है, हमारे टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द ब्रेस्ट बोन। ये आपकी लोकेशन हो रही है हार्ट की। जब हम साइज ऑफ द हार्ट की बात करते हैं तो ये हमने बचपन से हम पढ़ते आए हैं, हमारे स्कूल टाइम से पढ़ रहे हैं कि फिस्ट साइज है। आपने मुट्ठी बंद की तो ये आपके हार्ट का साइज है जो आपके इंडिविजुअली आपके हार्ट है। तो इसकी जो मेजरमेंट्स है वो 12 सेंटीमीटर लेंथ है, 9 सेंटीमीटर वाइड है और ये 6 सेंटीमीटर जो है ये इसकी थिकनेस है। सो 12 इंटू 9 इंटू 6 जो है इसकी साइज है और ये आपके फिस्ट का है, मतलब आपकी मुट्ठी बराबर जो है हमारा हार्ट है। अब वेट भी आपको समझना चाहिए हार्ट का क्योंकि ये भी उससे रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट है। तो एडल्ट मेल में इसका वेट जो है 300 ग्राम्स है और एडल्ट फीमेल में इसका वेट 250 ग्राम्स है। तो अभी आपने लोकेशन, साइज एंड वेट समझ लिया। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब स्ट्रक्चर थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि स्ट्रक्चर में आप समझेंगे कि उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है फिजिकल लेवल पे, फिर आप उसके चेंबर्स को समझेंगे कि उसमें कितने चेंबर्स हैं, आप उसकी वॉल्स को समझेंगे कि हार्ट में कितनी वॉल्स हैं। तो ये सब मिला के जो है आपका स्ट्रक्चर बनता है। तो लेट्स कम टू द स्ट्रक्चर। सो हार्ट को आप कहेंगे तो इट इज कॉनिकल शेप है, कोन की शेप में है जिसमें उसका बेस जो है वो एपेक्स नीचे है और बेस ऊपर है। इट इज इन्वर्टेड शेप कह सकते हैं आपको। तो हार्ट जो है कॉनिकल हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जो मीडियस्टीनम में आपको पाया जाता है और ये पेरिकार्डियम से जो है एनक्लोज्ड है। पेरिकार्डियम एक वो कवरिंग है जो आपके हार्ट को कवर करती है। तो जब आप लेयर्स ऑफ हार्ट की बात करते हैं तो आप ये बिल्कुल कंफ्यूजन अपने माइंड में मत लाइए कि पेरिकार्डियम इट इज अ लेयर ऑफ द हार्ट। इट इज नॉट अ लेयर, इट इज नॉट द वॉल्स ऑफ द हार्ट, इट इज अ लेयर ऑफ द हार्ट। तो आपको ये समझना है कि पेरिकार्डियम इज अ लेयर ऑफ द हार्ट दैट इज कवरिंग योर हार्ट और उसको अपनी जगह में रखती भी है और उसको कवर भी करती है। तो पेरिकार्डियम का काम यही है कि आपके हार्ट को शॉक से प्रिवेंट करना है। जब हम हार्ट की लेयर्स की बात करते हैं तो 3 लेयर्स हमें पाई जाती हैं। सबसे आउटर लेयर जो हार्ट की है वो है एपिकार्डियम, उसके अंदर जो मिडिल लेयर आती है वो है मायोकार्डियम और जो इनर मोस्ट लेयर है हार्ट की वो है एंडोकार्डियम। ठीक है जी। तो एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम ये आपकी 3 लेयर्स हैं हार्ट की। एंड जो उसकी वॉल है जिसमें हार्ट पाया जाता है दैट इज योर पेरिकार्डियम। प्लीज इसको क्लैरिटी रखिए अपने माइंड में अपने। फिर हम हार्ट को जो है अगर हम देखें तो हार्ट जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, वर्टिकली भी होता है और हॉरिजॉन्टली भी होता है। जब वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली डिवाइड होता है तो लेफ्ट एंड राइट में भी डिवाइड हो जाता है। और जब लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड होता है तो उसके बीच में जो एक वॉल आती है दैट इज योर सेप्टम। सेप्टम इज द थिन मेम्ब्रेनस वॉल जो आपके राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को सेपरेट करती है ताकि जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दोनों मिक्स ना हो जाए आपके हार्ट में। सो इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हार्ट में। ठीक है। सो अब हम आते हैं कि हम बुक पे आते हैं। जैसे हमारे बुक में लिखा हुआ है कि हार्ट जो है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो है डिवाइड हो जाता है। फिर हार्ट में 2 पंप्स हैं, ये आपको जरूर याद रखना चाहिए, कंफ्यूज मत होइएगा। 2 पंप हैं और 4 चेंबर्स हैं। तो पंप के ऊपर जो क्वेश्चन आएगा तो आपने 2 पंप्स ही सिलेक्ट करना है, ये क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको साइड बाय साइड क्वेश्चंस बताती जा रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर काफी लंबा है। तो आपको ये लगना नहीं चाहिए बोझिल की इतना लंबा चैप्टर है और काफी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा गया हमारी बुक में। तो आपको सिंप्लीफाई करके दे रही हूँ मैं चीजें। तो हार्ट में 2 पंप्स हैं और 2 पंप्स के 2 पार्ट हैं। जैसे यहाँ पे जो है राइट पंप दिया हुआ है और लेफ्ट पंप दिया हुआ है। तो जैसे राइट पार्ट है हमारे हार्ट का और लेफ्ट पार्ट है, तो यहाँ पे जो बीच में है सेप्टम वॉल आती है। तो राइट पंप में जब हम देते हैं तो यहाँ पे 4 चेंबर्स हैं हमारे हार्ट में। ये जो अपर चेंबर्स हैं उनको हम एट्रियम कहते हैं और जो लोअर चेंबर्स हैं उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं।
तो राइट साइड में आप जाएंगे तो राइट एट्रियम आएगा और राइट वेंट्रिकल आएगा। अपर पार्ट में राइट एट्रियम आ गया तो वो राइट एट्रियम हो गया, वेंट्रिकल आ गया राइट में तो वो राइट वेंट्रिकल हो गया। ऐसे अब लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वहां पे भी आपको एट्रियम और वेंट्रिकल मिलेगा। एट्रियम ऊपर मिलेगा, अपर चेंबर है, और वेंट्रिकल उसका लोअर चेंबर है। तो अपर चेंबर को आप लेफ्ट एट्रियम कहेंगे और नीचे वाले चेंबर को आप लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे। ठीक है जी, तो ये आपके 4 चेंबर्स हो गए। अब इन्हीं 4 चेंबर्स में जो है 4 डिफरेंट वॉल्स भी मिल जाते हैं हार्ट के, जो हर चेंबर को जो है हेल्प करते हैं ब्लड को मूव करने में। उनका काम ही ये है कि ब्लड को कंट्रोल करना, ताकि वो ब्लड जो है पीछे ब्लड फ्लो नहीं हो और ब्लड मिक्स भी नहीं हो। ये इसके साथ वाल्स हैं जो हम आगे आगे समझेंगे। अब हम आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ द हार्ट पे। तो फंक्शंस ऑफ हार्ट क्या है? पहला बात तो हमें पता है कि हार्ट इज पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। आपको इसी ब्लड के थ्रू आपको ऑक्सीजन मिल रही है, बॉडी में न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, आपको जो भी आप खाना खा रहे हैं उससे जो आपको एनर्जी मिल रही है वो भी आपको ब्लड के थ्रू मिल रही है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो भी मिल रहे हैं। एंड देन इट इज रिमूविंग दिस कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, और जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको जो है ये ब्लड के थ्रू ही वो जो है रिमूव किया जा रहा है। एंड दैट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ब्लड जो कि हार्ट पंप कर रहा है और पूरी शरीर में उसको पहुंचा रहा है। सेकेंड फंक्शन हार्ट का है कि वो मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर को। ये हार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। थर्ड फंक्शन हार्ट का है कि वो रेगुलेट करता है आपके हार्ट रेट को, हार्ट की रिदम और हार्ट बीट की रिदम और स्पीड जो है आपकी हार्ट बीट को जो है ये हार्ट का ही काम है जो उसको रेगुलेट करता है। और लास्ट फंक्शन हार्ट का ये है कि इट इज प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू योर टिश्यूज। जो टिश्यूज हैं आपने जैसे हमने पढ़ा था कि सेल्स क्या है, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। बहुत सारे सेल्स मिलके जो सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं, जो सिमिलर फंक्शन करते हैं, वो टिश्यूज बन जाते हैं। तो टिश्यूज के लेवल पे ही हम बात करते हैं। जब हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो ये टिश्यूज में ही जा रहे हैं ये। तो इन न्यूट्रिएंट्स, ये टिश्यूज को जो है न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है हार्ट थ्रू ब्लड। अब हम उसके बाद पढ़ेंगे कि यहाँ पे अब आप पेज नंबर, जो फर्स्ट पेज हमारा इंग्लिश में फिर पेज नंबर 53 है, इसमें जो हमने यहाँ पे हाउ ब्लड इज ट्रैवलिंग इन द हार्ट जो है यहाँ पे हम इसको समझना शुरू करते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको समझना। इसमें काफी क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्जाम में कि इसमें लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में क्या इम्प्योर ब्लड है या राइट साइड में प्योर ब्लड है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप प्लीज इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मैं बुक से ही पढ़ूंगी, आप बुक से ही पढ़ते जाइए ताकि आप समझ जाएंगे कि हमारी बुक में कैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे शुरुआत में लिखा है कि ब्लड पूरी, अच्छा ओके ठीक है, मैं स्लो कर देती हूँ जी। तो यहाँ पे लिखा है कि ब्लड आफ्टर ट्रैवलिंग थ्रू द होल बॉडी कम्स टू द राइट एट्रियम बाय इंफीरियर एंड सुपीरियर वीना cava इन 0.7 सेकंड्स। तो इसमें ये लिखा गया है कि बॉडी में जितना भी ब्लड है वो आपके हार्ट में राइट एट्रियम में आता है, राइट साइड ऑफ द हार्ट में इम्प्योर ब्लड आता है थ्रू इंफीरियर एंड सुपीरियर वीना cava। अब इंफीरियर एंड सुपीरियर वीना cava जो है हमारी बॉडी में 2 लार्ज वेन्स हैं, और जिनका काम सिर्फ यही है कि वो इम्प्योर ब्लड को आपके हार्ट तक ला रही है ताकि आप उस ब्लड को ऑक्सीजनेट कर पाएं और प्यूरिफाई कर पाएं। इंफीरियर और सुपीरियर वीना cava में ये फर्क है कि इंफीरियर सुपीरियर वीना cava जो है आपकी ब्लड जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है, जैसे आपकी लेग्स हो गई, आपका पेल्विक रीजन हो गया, आपके पैर हो गए, तो यहाँ से जितना भी ब्लड है यहाँ से ब्लड लेके वो जो है हार्ट तक जा रही है, वो है इंफीरियर वीना cava। और जो सुपीरियर वीना cava है वो आपके हेड से, आपके ट्रंक से, आपके चेस्ट रीजन से, ये यहाँ से ब्लड लेके जो है हार्ट में लेके जाती है। तो सुपीरियर वीना cava जो है ब्लड फ्रॉम द अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी लेके जाती है, और इंफीरियर वीना cava जो है ब्लड फ्रॉम द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी लेके जाती है राइट एट्रियम में ऑक्सीजनेशन के लिए। और ये सब काम जो है आपका 0.7 सेकेंड्स में हो रहा है। अब आपका ब्लड जो है राइट एट्रियम में पहुंच गया, उसके बाद राइट एट्रियम पूरा ब्लड से फिल हो गया। फिर यहाँ पे जो वाल्व, पहला वाल्व जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे ट्राइस्पिड वाल्व, ट्राइस्पिड वाल्व जो है खुलता है और ये ब्लड जो है भेजता है राइट वेंट्रिकल को। जब राइट वेंट्रिकल पूरा फिल हो जाता है तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। यहाँ पे बुक में भी लिखा है ट्राइस्पिड वाल्व क्लोजेस व्हेन राइट वेंट्रिकल इज इन सिस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। जब राइट वेंट्रिकल सिस्टोल करता है, आपका ब्लड राइट एट्रियम में पहुंचा, राइट एट्रियम पूरा फिल हो गया, फिर वो ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया। अब राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड भर गया तो वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को ये ऑक्सीजनेट करने के भेजता है लंग्स में, और वो जाते हैं पल्मोनरी आर्टरीज से। तो यहाँ से ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरीज में जा रहा है फॉर ऑक्सीजनेशन, क्योंकि लंग्स में जो है ब्लड टू ऑक्सीजनेट किया जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया ब्लड, और लंग्स ने जो है ऑक्सीजनेट किया उसको और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल कर दिया उसके अंदर। फिर लंग्स ने वापस पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में उस ब्लड को भेजा। जैसे बुक में आप देखिए लिखा हुआ है पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम द लंग्स इन 0.7 सेकंड्स। तो पल्मोनरी आर्टरी से थ्रू वो लंग्स गया था
लंग्स से जब ऑक्सीजनेट हुआ तो पल्मोनरी वेन्स, क्योंकि वेन्स हमने पढ़ा था वो ब्लड को जो है टुवर्ड्स हार्ट लाती हैं, तो टुवर्ड्स हार्ट ही ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेट होके, लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। अब राइट साइड का काम खत्म हो गया, अब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया, अपर चेंबर, लेफ्ट अपर चेंबर में ब्लड आ गया, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया 0.7 सेकेंड्स में। अब यहाँ पे जब लेफ्ट एट्रियम पूरा ब्लड से भर गया तो अगेन बाइकस्पिड वाल्व, पहले बाइकस्पिड वाल्व खुलेगी और उसके बाद ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्लो हो गया। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में वो फ्लो हो गया तो अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल फिर से सिस्टोल करेगी। मैडम थोड़ी सी स्पीड कम करें ना, आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। ओके मैम, ठीक है। अभी ठीक है, मैं थोड़ा सा रिकैप करती हूँ कि ब्लड जो है पूरी बॉडी से इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा से होता हुआ आपके राइट एट्रियम में आ गया। राइट एट्रियम जब पूरा ब्लड से भर गया तो ट्राइकस्पिड वाल्व खुलता है। ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू जो है ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल में जाता है। जब राइट वेंट्रिकल में पूरा ब्लड भर जाता है तो राइट वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिस्टोल करता है, और उसके थ्रू जो है ब्लड आपका पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज जो है ब्लड लेके जा रही है लंग्स के पास, ताकि उस ब्लड में जो डीऑक्सीजनेटेड था उसको लंग्स के पास लेके जाएगी, ताकि वो उसमें ऑक्सीजन लंग्स फिल कर दे। जब लंग्स ने 0.7 सेकेंड्स में उस ब्लड को ऑक्सीजनेट कर दिया, अब वो ब्लड वापस आपके हार्ट में आएगा और ये आपके लेफ्ट एट्रियम में आएगा। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल का काम खत्म हो गया, अब ये लेफ्ट एट्रियम में आएगा ब्लड। लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेट होकर ब्लड आया आपका 0.7 सेकेंड्स में। लेफ्ट एट्रियम ने इस ब्लड को भेजना है लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो वो कैसे जाएगा ब्लड? आपके बाइकस्पिड वाल्व जो यहाँ पे दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, ये दो वाल्व, ये बाइकस्पिड वाल्व खुलेगा और ये ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जब वो ब्लड पहुंच गया तो अब लेफ्ट वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि वो ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचे। तो लेफ्ट वेंट्रिकल अब फिर सिस्टोल करेगा, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो अब ये ब्लड जो है एओर्टा में जाएगा, जो कि बिगेस्ट आर्टरी है हमारी बॉडी की, और ये आर्टरी इस एओर्टा से, जो एओर्टिक वाल्व है इस आर्टरीज पे, इस एओर्टा पे, इस आर्टरी के थ्रू पूरा ये ब्लड जो आपका अभी 5 लीटर ब्लड जो हमारा हर मिनट में जो लंग हार्ट प्योरीफाई करता है, ये 5 लीटर ब्लड जो है आपके पूरे शरीर में सर्कुलेट हो जाएगा थ्रू द एओर्टिक वाल्व। ये आपका ब्लड फ्लो है पूरे हार्ट में, जो आपको समझना चाहिए अच्छे से। अब इसमें आप समझिए 4 चेंबर्स हैं आपके हार्ट में, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियम जो है आपके हार्ट के दोनों अपर चेंबर्स की बात होती है, और जब वेंट्रिकल कहते हैं तो वेंट्रिकल लोअर चेंबर्स ऑफ हार्ट हैं। और इसमें अब क्योंकि 4 चेंबर्स हैं तो 4 ही वाल्व होंगे। अब यहाँ पे हर चेंबर का अपना एक वाल्व है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व पहला है जो आपका राइट एट्रियम पे आपको मिलता है, जो कि ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल में लेके जा रहा है। आप लेफ्ट वेंट्रिकल में आएंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है पल्मोनिक वाल्व है, पल्मोनरी वाल्व है, जो इस ब्लड को जो है आपके लंग्स में लेके जा रहा है। ये सेकंड वाल्व हो गया आपका। अब आप लेफ्ट एट्रियम में आइए। लेफ्ट एट्रियम में जो है आपका बाइकस्पिड वाल्व है। बाइकस्पिड का दूसरा नाम है मिट्रल वाल्व, इसके बुक में हमारा लिखा हुआ है बाइकस्पिड। तो बाइकस्पिड का दूसरा नाम जो है मिट्रल वाल्व है। ये तीसरा वाल्व हो गया आपके हार्ट का। चौथा वाल्व वो है जब आपका ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल जब उसको पूरी बॉडी में भेज रही है एओर्टा के थ्रू, तो यहाँ पे चौथा वाल्व पाया जाता है, वो है एओर्टिक वाल्व या सेमिल्यूनर वाल्व। ब्लड, ये बुक में आपका सेमिल्यूनर वाल्व है, उसका दूसरा नाम जो है एओर्टिक वाल्व है। तो 4 चेंबर्स हैं आपके हार्ट में और 4 ही वाल्व है, हर चेंबर का अपना एक वाल्व है। ठीक है, तो इसमें आपका ये फर्स्ट पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर बुक में जो है रूल्स लिखे रहे हैं कि राइट एंड लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स साइमल्टेनियसली। ये हॉरिजॉन्टल हार्मनी और वर्टिकल हार्मनी की बात हो रही है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो है वो सुपाइन पोजीशन होती है, जब आप लेटते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है। जैसे हमारी आईज की जो पोजीशन है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आप जब आप इमेजिन करें कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्या होती है तो आप समझ पाएंगे कि हम किस पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, हम दोनों चेंबर्स की बात करें, जो दोनों ऊपर चेंबर्स हैं हमारे हार्ट के, ये इकट्ठे ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इकट्ठे ही रिलैक्स करते हैं। तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल हार्मनी। और जब हम लोअर चेंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि ऊपर के चेंबर्स भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं, तो नीचे के चेंबर्स भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं हार्ट में। तो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं इकट्ठे, साइमल्टेनियसली, वन आफ्टर द अदर। तो उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल हार्मनी। इसी तरह आप वर्टिकल हार्मनी की बात कीजिए। वर्टिकल पोजीशन वो होती है जो स्टैंडिंग पोजीशन है। तो अब राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल ये फंक्शनल यूनिट की तरह काम करते हैं, मतलब इकट्ठे काम करते हैं।
और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ये भी फंक्शनल यूनिटी काम करते हैं, मतलब एज अ टीम काम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं वर्टिकल हार्मनी। फिर हम चौथा यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट हार्ट उतना ही ब्लड पंप करेगा जितना उसको राइट हार्ट से ब्लड मिलेगा, बिकॉज ब्लड पहले आपके राइट पोर्शन ऑफ हार्ट में आ रहा है, तो वहां से ब्लड जो है लेफ्ट हार्ट में जा रहा है, तो जितना आप रिसीव करेंगे उतना ही तो आप आगे देंगे। तो ये इंटर रिलेटेड हार्मनीज को हम कहते हैं। अब मेरी स्पीड ठीक है आपके हिसाब से, या अभी और भी स्लो करूं मैं? नहीं ठीक है मैडम, ठीक है। ओके मैम। तो अब बुक में जब ये चार्ट आप देखेंगे, बुक में आप जब पेज टर्न करें, ये चार्ट बना हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन जनरल 5 लीटर्स ऑफ ब्लड इज सर्कुलेटेड इन एवरी 1 मिनट। तो 5 लीटर ब्लड जो है एक टाइम पे जो है हार्ट में सर्कुलेट होता है। अब हम कार्डियक मसल को समझने की कोशिश करेंगे, और कार्डियक मसल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको इसमें पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगी इसके। कार्डियक मसल जो है, कार्डियक मसल इज सेम एज स्केलेटल मसल। यहाँ पे बुक में लिखा है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हम कार्डियक मसल को देखें तो वो स्केलेटल मसल की तरह है, बट जो है ये इनवॉलेंट्री है। स्केलेटल मसल वॉलेंट्री भी हो सकती है, इनवॉलेंट्री भी हो सकती है, पर जो कार्डियक मसल है इनवॉलेंट्री है, मतलब ये अपने आप काम करती है। आपको उसको बोलना नहीं पड़ता कि तुम अभी बीट करो, अभी तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, अभी तुम रिलैक्स करो। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ये अपने आप ही अपना काम कर रही है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो स्केलेटल मसल की तरह है, इसका स्ट्रक्चर जो है उसकी तरह ही है। और डिफरेंस बस यहाँ पे दोनों में यहाँ पे आता है कि उसकी जो फाइबर्स हैं वो ब्रांच्ड हैं। अब जैसे इसको समझने के लिए आप एक ट्री को इमेजिन कीजिए, ट्री में जो है ब्रांचेस आपको मिलती हैं, तो वो ट्री का ही पार्ट होती हैं। आप ब्रांचेस को ट्री से अलग नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो पेड़ हिलेगा तो पूरा हिलेगा, उसके साथ ब्रांचेस भी हिलेंगी। अगर पेड़ झूलेगा तो पूरा पेड़ झूलेगा, अगर पेड़ टूटेगा तो भी पूरा पेड़ टूटेगा। तो उसी तरह से कार्डियक मसल्स जो है इकट्ठे ही कॉन्ट्रैक्ट करती है और इकट्ठे ही रिलैक्स करती है, उसमें कोई सेपरेशन नहीं आती है। तो ब्रांच का मतलब यही है कि एक दूसरे से इंटरट्वाइंड है, वो अकेले अकेले नहीं है, एक से दूसरी जो है गुथी हुई है उसके अंदर, जस्ट लाइक लेयर्स। तो फाइबर जो है ब्रांच्ड है, और ये फाइबर जो है एक दूसरे के साथ ब्रांचेस के साथ मिली हुई है, दूसरी फाइबर्स के साथ मिली हुई है, और इसकी वजह से जो है एक यूनिट की तरह ये काम करती हैं। जैसे मैंने आपको ट्री का एग्जांपल दिया, तो ट्री जो है अगर हवा आई तो एक ही झोंके से वो इधर की तरफ चला जाए, उधर से हवा आई तो उस तरफ चला जाएगा। तो ट्री की अपना एक एग्जिस्टेंस नहीं होता, ब्रांचेस का अपना एक एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो ट्रीज के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो इसकी वजह से जो एक पूरा सिंगल फंक्शनल यूनिट बनाता है, और वो एज अ यूनिट ही वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और एज अ यूनिट ही वो रिलैक्स करता है। फिर इसमें कॉम्पोजिशन में आप देखेंगे कि वाटर में जो है इसमें कार्डियक मसल में 75% वाटर पाया जाता है, और सॉलिड एलिमेंट्स इसमें 25% पाए जाते हैं। आगे इसमें कुछ ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक क्या है ये हमें इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आप वैसे देख लीजिए, बट फॉर द एग्जाम पर्पसेस इसमें कुछ भी नहीं है। फिर मेन जो इसमें समझने वाली बात है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल। ये कार्डियक मसल की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से जो है कार्डियक मसल ये सब काम कर पाती है, जो वो करती है हार्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है एक्साइटेबिलिटी है। एक्साइटेबिलिटी का मतलब ये है कि जो कार्डियक मसल है वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर पाती है, क्योंकि हार्ट की हम बात करें तो यहाँ पे सब कुछ ही इलेक्ट्रिकल बेसिस पे हो रहा है। आप आगे पढ़ेंगे ऐसे नोट के बारे में, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू ही हार्ट जो है काम करता है। कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन जितना भी हार्ट में हो रहा है, तो दैट इज थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। So excitability refers to the cardiac muscle's ability to respond to electrical stimuli. मतलब कार्डियक मसल को जब इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई मिलती है ऐसे नोड से, तो उस बेसिस पे वो जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है, क्योंकि ऐसे नोड ने उसको इंपल्स भेजा तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट हुई। तो उसकी इस एबिलिटी को कि वो उस ऑर्डर को ले पा रही है, जो ऐसे नोड उसको ऑर्डर दे रहा है, तो उसकी इस एबिलिटी को हम एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। और इसकी वजह से जो है हार्ट की रिदम जो है हर बीट में उसकी स्टेडी रिदम होती है। लब डब जी जो एक हम एक रिदम जानते हैं हार्ट की, अगर आप कभी हार्ट को स्टेथोस्कोप लगाते सुनेंगे तो लब डब की जो एक आवाज आती है हार्ट में, वो एक्साइटेबिलिटी की वजह से ही है कि रिस्पांस उसको स्टिमुलाई मिल रही है ऐसे नोड से, तो उसकी वजह से वो बीट कर रहा है, और उसके बीट करने से जो लब डब आवाज आ रही है वो एक्साइटेबिलिटी इस प्रॉपर्टी की वजह से ही आ रही है आपकी। फिर सेकेंड है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी आप नाम से ही समझ लीजिए कि कंडक्टिविटी मतलब कंडक्ट करना। तो ये जो इम्पल्स उसको आ रही है, इस इम्पल्स को वो अपने हर ब्रांचेस तक भेज पा रहा है। एबिलिटी ऑफ कार्डियक मसल टू कंडक्ट दैट इम्पल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर। क्योंकि हमने पढ़ा कि अभी ब्रांचेस, ये फाइबर्स ऑफ कार्डियक मसल जो ब्रांच है, तो एक ब्रांच से लेकर दूसरी ब्रांच तक उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को भेजना है। तो
तो उसको कैसे भेजेगा वो, क्योंकि वो कंडक्ट कर सकता है उस इम्पल्स को एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक, एक सेल से दूसरे सेल तक, तो उसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं। तीसरा है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी जैसे नाम जो है हमें समझ में आ रहा है कॉन्ट्रैक्शन कि मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो एबिलिटी हार्ट कार्डियक मसल की जिसकी वजह से हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, उसको हम कॉन्ट्रैक्टिलिटी कहते हैं। इसको हम डेफिनेशन के तौर पे देंगे एबिलिटी ऑफ कार्डियक मसल टू कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। और लास्ट है रिदमिसिटी। रिदमिसिटी से है जैसे हमने समझा रिदम आप समझ लीजिए, तो एक रिदम में वो काम करता है। तो दैट इज अ प्रॉपर्टी एबिलिटी ऑफ हार्ट टू बीट रेगुलरली विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। हार्ट को बोलना नहीं पड़ता कि तुम बीट करो, तो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के बिना जो है वो बीट कर पाता है। तो दैट इज रिदमिसिटी, कि हर रेगुलर इंटरवल पे जो है हर 0.8 सेकेंड्स पे आपको हार्ट बीट सुनाई देती ही है, वो रिदमिसिटी है हार्ट की। सो दिस इज योर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्डियक मसल। अब इसके बाद जो नीचे लिखा हुआ है लेटेंट पीरियड ऑफ कार्डियक मसल, इसको भी हम समझेंगे। लेटेंट पीरियड ऑफ कार्डियक मसल जो है यहाँ पे 5 to 8 मिली सेकेंड्स लिखा गया है। तो लेटेंट पीरियड क्या होता है? लेटेंट पीरियड ये होता है कि एक आपको स्टिमुलस मिला ऐसे नोड से, उसने बोला आप कॉन्ट्रैक्ट करो, और उसके बाद जो है आप हार्ट की मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करनी शुरू करती है। तो इतना जो गैप है आपको कि आपको स्टिमुलस मिला और हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, उसका जो पीरियड है, उसका जो ड्यूरेशन है उस इम्पल्स के आने में और हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने में जो गैप है वो सिर्फ 5 to 8 मिली सेकेंड्स है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि 5 to 8 मिली सेकेंड्स इतना छोटा टाइम होता होगा। वी नो ओनली मिनट्स, वी डोंट इवन नो मिली सेकेंड्स। देखिए आप इतना छोटे टाइम में हार्ट को इतना ऑर्डर मिलता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करो। और फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड वो होता है जिस पीरियड में हार्ट रिलैक्स करता है। एक इम्पल्स उसकी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर गया, अब उस कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब हार्ट रिलैक्स करता है तो उसका जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड उसको हम कहते हैं वो 200 मिली सेकेंड्स है। सो इसकी वजह से जो है ये यहाँ पे लिखा है इट इज हार्ड टू टेटनाइज दीज मसल्स। टेटनाइज मतलब मसल्स में क्रैम्प्स नहीं आ सकता। मतलब इतना छोटा टाइम है कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतने टाइम में 5 to 8 मिली सेकेंड्स में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और उसके बाद फिर 200 मिली सेकेंड्स के लिए वो सिर्फ 200 मिली सेकेंड्स के लिए वो रिलैक्स कर रहा है। तो इतने छोटे ड्यूरेशन में जो है हार्ट अपना काम कर रहा है, तो यहाँ पे मसल्स में क्रैम्प्स नहीं आ सकते हैं। तो दैट इज रीजन व्हाट इज मेंट बाय हार्ट टू टेटनाइज दीज मसल्स। और एरोबिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आल्सो टेक प्लेस इन कार्डियक मसल। एरोबिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की हम बात करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की नीड होती है टू प्रोड्यूस एनर्जी। जैसे हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो हार्ट की जो कार्डियक मसल्स है वहां पे भी सेल्स हैं, सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया है, वहां पे जब है ऑक्सीजन आपको आ रहा है, क्योंकि आपने पढ़ा कि अभी हार्ट जो है पल्मोनरी वेन से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट में आता है। तो जब वो ब्लड आता है तो ऑब्वियसली वो एनर्जी आपको देता है, तो आपको एनर्जी मिलती है, तभी आप शरीर में आ रही उस एनर्जी को पहुंचा पाते हैं। सो दैट इज व्हाट इज मेंट कि यहाँ पे एरोबिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं हार्ट के लेवल पे, जिसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है शरीर में, जो आपके पूरे शरीर को एनर्जाइज कर रही है। तो इसका इतना ही मतलब है कि एरोबिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द कार्डियक मसल्स। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा गया हाउ हार्ट वर्क्स। अब इसको समझेंगे हम कि हार्ट जो है मस्कुलर ऑर्गन है और ये सिस्टोल एंड डायस्टोल में काम करता है। तो जब लबडब की जो आवाज है हमारी, हमने शुरू से ही समझा कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है हमारे हार्ट में। तो कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टोल कहते हैं और रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहते हैं। अब आपकी जो कॉन्ट्रैक्शन है यहाँ पे लिखा है सिस्टोल एंड डायस्टोल टुगेदर मेक वन कार्डियक साइकिल। तो यहाँ पे 0.8 सेकेंड्स की आपकी कार्डियक साइकिल होती है। मतलब आपकी हार्ट बीट जो है 0.8 सेकेंड्स की होती है, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों होती है 0.8 सेकेंड्स में, और इसको हम वन कार्डियक साइकिल कहते हैं, जिसमें सिस्टोल है और डायस्टोल। सिस्टोल प्लस डायस्टोल इज इक्वल टू वन कार्डियक साइकिल, एंड दिस इज एन एक्टिव फेज। जो सिस्टोल है वो एक्टिव फेज है। एक्टिव फेज मतलब इसमें हार्ट जो है एक्टिवली काम कर रहा है ताकि ब्लड को पूरे शरीर में पंप कर पाए, ये इसलिए इसको हम एक्टिव फेज मानते हैं। और इसको जो है स्टिमुलेट, क्योंकि एक्टिव फेज है तो ऑब्वियसली इसको एक स्टिमुलेशन भी चाहिए होगा कि वो उसको स्टार्ट करने के लिए, और ये स्टिमुलेशन जो है हमें हर 0.8 सेकेंड्स के बाद चाहिए, क्योंकि हर हार्ट बीट जो है हर 0.8 सेकेंड्स के बाद आनी चाहिए आपकी बॉडी में। तो इसको जो है स्टिमुलस प्रदान करता है आपका साइनोएट्रियल नोड, which is made of special tissues present on the wall of right atrium। अब राइट एट्रियम जो हमने पढ़ा था कि राइट साइड ऑफ द बॉडी में जो अपर चेंबर है हमारा राइट एट्रियम है, उस राइट एट्रियम के वॉल पे ही एक स्पेशल टिश्यू से बना हुआ एक साइनोएट्रियल नोड पाया जाता है, जो कि खुद ही एक स्टिमुलस पैदा करता है ऑन इट्स ओन।
और फिर उस स्टिमुलस को वो फिर आगे भेजता है, ताकि जिसकी वजह से जो है आगे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं राइट साइड के, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड के एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये सारी स्टिमुलस जो पूरी हार्ट बीट की जो स्टिमुलस है वो सिर्फ और सिर्फ साइनो एट्रियल नोड से मिलती है। और क्योंकि साइनो एट्रियल नोड ही वो चीज है जिसकी वजह से हार्ट बीट कर रहा है, तो इसलिए इसको बोला जाता है पेस मेकर, क्योंकि ये हार्ट की बीट की पेस को सेट करता है। So this is the reason why it is known as pacemaker. तो अब इसके बाद फिर बुक में आप पढ़ेंगे आगे। तो this impulse causes systole first to the right atrium and then to the left atrium. तो यहाँ पे जब ऐसे नोड ने अपनी इम्पल्स जनरेट की, ये इम्पल्स पहले आपके राइट एट्रियम में, क्योंकि ये राइट एट्रियम में पाया जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद फिर ये इम्पल्स जो है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड में आती है। और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों के बीच में ये पाया जाता है, थोड़ा सा उसके ऊपर ही पाया जाता है। तो इसलिए ये दोनों के जंक्शन में आता है। एट्रियम और वेंट्रिकल जो दो पार्ट्स हैं लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के, उन दोनों के बीच में ये पाया जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो यहाँ पे इम्पल्स राइट एट्रियम से होती हुई लेफ्ट एट्रियम पे जाती हुई एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड में जाती है। और वहां से फिर ये स्पेशलाइज कंडक्टिंग टिश्यू जो कि बंडल ऑफ हिस है, जब आप हार्ट को देखेंगे, हार्ट की जो नीचे की साइड है वो बंडल ऑफ हिस पाया जाता है, तो वहां पे ये इम्पल्स जाती है। और उसकी वजह से जो सिस्टोल है, यानी कॉन्ट्रैक्शन जो है दोनों वेंट्रिकल्स में होती है। पहले आपका राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद आपका लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद ये फिर एबी नोड जो है आपका नीचे सिस्टोल देता है वेंट्रिकल्स को, लेफ्ट वेंट्रिकल को और राइट वेंट्रिकल को। तो इसी तरह से जो है पूरा हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। ऐसे नोड की वजह से जो है हार्ट बीट की रिदम सेट होती है। तो इसकी वजह से हम ऐसे नोड को पेस मेकर ऑफ हार्ट के रूप में जानते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम समझेंगे वो है कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल हमने पढ़ा था, सिस्टोल प्लस डायस्टोल इज इक्वल टू कार्डियक साइकिल, कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना फिर हार्ट का रिलैक्स होना, ये एक कार्डियक साइकिल बनती है, एक हार्ट बीट बनती है आपकी। और एक हार्ट बीट की ड्यूरेशन जो है 0.8 सेकेंड्स है। तो अब इस 0.8 सेकेंड्स में क्या हो रहा है हमारे हार्ट में, हमारे चार चेम्बर्स कैसे काम कर रहे हैं इस 0.8 सेकेंड्स में, वो हम समझते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ सेम टाइम सिस्टोल ऑफ राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। तो पहले आपके जो है दोनों लेफ्ट चेम्बर, जो लेफ्ट एंड राइट जो अपर चेम्बर्स हैं हार्ट के, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0.1 सेकेंड्स में। फिर उसके बाद रिलैक्स कर रहे हैं ये दोनों अपर चेम्बर्स 0.7 सेकेंड्स में। तो यहाँ पे 0.8 सेकेंड्स हो गए। उसके बाद हम नीचे वेंट्रिकल्स में जाते हैं कि सेम टाइम पे सिस्टोल हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, आपके नीचे के दोनों चेम्बर्स, वो 0.3 सेकेंड्स में सिस्टोल हो रहे हैं। और सेम टाइम डायस्टोल हो रहा है आपके नीचे दोनों चेम्बर्स राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, वो है 0.5 सेकेंड्स में। तो यहाँ पे भी अगेन 0.8 सेकेंड्स में हम आ गए। तो कैसे ये 0.8 सेकेंड्स में आपकी एक हार्ट बीट बन रही है, ये उसको समझाने का इसमें प्रयास किया जा रहा है। अब ये टाइम आपको याद करने बहुत जरूरी है, बिकॉज ये क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो आप प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। फिर इसके भी कुछ रूल्स हैं जो हार्ट फॉलो करता है, कि जितने भी हमारे चार चेम्बर्स हैं, दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल्स, ये दे विल नॉट सिस्टोल एट अ टाइम, मतलब चारों चेम्बर्स इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगर चारों इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट कर दे तो आप सोचिए क्या होगा, हम तो मर जाएंगे उस टाइम पे, क्योंकि ऑक्सीजनेशन होगा नहीं ब्लड का, हम सांस ले पाएंगे नहीं, तो हम उसी टाइम फेंट हो जाएंगे या मर जाएंगे इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। सो दे विल नॉट सिस्टोल एट अ टाइम, बट ऑल द चेम्बर्स, जितने भी चार चेम्बर्स हैं, दो ऊपर के दो नीचे के, ये जो है रिलैक्स फेज में रहेंगे 0.4 सेकेंड्स के लिए। तो 0.4 सेकेंड्स के लिए जो है हमारा हार्ट रिलैक्स करता है, ओनली फॉर 0.4 सेकेंड्स। ये चारों चेम्बर्स जो है डायस्टोल में रहेंगे, यानी ये रिलैक्स रहेंगे। यही यहाँ पे जो साइड में जो फोटो बनी हुई है, इसमें यहाँ पे यही समझाने की कोशिश की थी कि फर्स्ट हार्ट साउंड कब आ रही है, सेकंड हार्ट साउंड कब आ रही है, तो यही फोटो में समझाया गया है। और उसमें एक और वॉल्यूम, इसमें एक और फैक्ट लिखा गया है कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय द टू वेंट्रिकल्स इज ऑलवेज इक्वल। इसका भी वही मतलब है जो हमने पहले इंटररिलेटेड हार्मनी पढ़ा था, कि लेफ्ट हार्ट उतना ही ब्लड पंप करेगा बॉडी में जितना उसको राइट हार्ट से मिलेगा। तो यहाँ पे भी यही समझाया जा रहा है कि जितना भी दो वेंट्रिकल्स हैं, वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी ऑफ ब्लड जितना वो बॉडी में देंगे वो सेम रहेगा, क्योंकि राइट से जितना मिलेगा लेफ्ट उतना ही आगे सर्कुलेट करेगा, तो द वॉल्यूम विल ऑलवेज बी द सेम। फिर हम हार्ट साउंड्स पे आते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो लब डब की हम आवाज सुनते हैं, तो आपने अगर क्वेश्चन कभी आपसे कभी वाइवा में पूछा जाए कि हार्ट साउंड क्या है, तो आपने लब डब नहीं बोलना है,
आपने बोलना है फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकंड हार्ट साउंड। सो जब भी क्वेश्चन आपसे आए तो आप ये कभी मत कहिए कि हार्ट साउंड क्या है, आप कहेंगे फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकंड हार्ट साउंड। आप ये नहीं कहेंगे कि लब डब जो है वो हार्ट की साउंड है। मेडिकल टर्म्स में इसको लब डब को हार्ट साउंड नहीं माना जाता। मेडिकल टर्म्स में फर्स्ट हार्ट साउंड माना जाता है और सेकंड हार्ट साउंड को ही हम हार्ट साउंड मानते हैं। तो फर्स्ट हार्ट साउंड जो है वो कब मिलती है? तो फर्स्ट हार्ट साउंड हमें तब मिलती है जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो हमने पढ़े थे, राइट एट्रियम के और राइट वेंट्रिकल के, जो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के जो दो वाल्व थे, ट्राइकस्पिड था हमारे राइट साइड ऑफ द हार्ट में और बाइकस्पिड था हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में। तो जब ये दोनों वाल्व्स बंद होते हैं वेंट्रिकल के सिस्टोल होने के बाद, तो तब ये जो है फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसकी ड्यूरेशन है 0.1 सेकेंड्स। ये आपके लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में 5th इंटरकोस्टल स्पेस में बिलो द निपल आपको ये हार्ट साउंड सुनाई देती है। अगर आप वहां पे स्टेथोस्कोप लगाएंगे तो आपको ये हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने से आती है, फर्स्ट हार्ट साउंड, वो आपको वहां पे महसूस होगी। ऐसे ही जब सेकेंड हार्ट साउंड की हम बात करते हैं तो सेकेंड हार्ट साउंड जो है जनरेट होती है जब सेमिल्यूनर वॉल, जो एओर्टा का था, जो एओर्टा हमने पढ़ा लेफ्ट वेंट्रिकल में पाया जाता है जिससे पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाया जाता है, एओर्टा से जो बिगेस्ट आर्टरी है हमारी बॉडी में, तो जब वो क्लोज होता है सेमिल्यूनर वाल्व उस एओर्टा का, और जो पल्मोनरी ट्रंक का जो वाल्व है, जो पल्मोनरी वाल्व हमने पढ़ा था, तो जब ये दोनों वाल्व बंद होते हैं, पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व, जब ये दोनों वाल्व बंद होते हैं, क्लोज होते हैं, तो वहां पे जो है हार्ट साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो सेकंड हार्ट साउंड होती है और उसकी ड्यूरेशन यहाँ पे लिखी गई है 0.14 सेकेंड्स। और ये आपको बोथ साइड्स ऑफ चेस्ट में आपको सुनाई दे जाएगी, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी, एट द सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस नियर मेनोब्रियम स्टर्नी। तो यहाँ पे आपको जो है सेकंड हार्ट साउंड सुन जाएगी। और इन साउंड्स में कभी भी आपको कोई एबनॉर्मैलिटी अगर आपको सुनाई देती है तो इसका मतलब आपके वाल्व में कोई डिफेक्ट है या आपको वाल्व से रिलेटेड कोई इशू है आपके हार्ट में। फिर यहाँ पे हमारी बुक में लिखा गया है कि कार्डियक साइकिल जो है फिजिकल इवेंट है। फिजिकल इवेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर आप बाईपास सर्जरी में अपने चेस्ट को खोलते हैं तो आपको हार्ट फिजिकली आपको दिख जाएगा और आप हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए रिलैक्स करते हुए देख पाएंगे। बट क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इवेंट है तो हम इसको एक इलेक्ट्रिकल मशीन से ही हम इसको पढ़ सकते हैं, तो आगे उसके बारे में एलैबोरेट किया गया है। क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल फैक्ट इवेंट है तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से हम इसको हम समझ पाते हैं। तो ईसीजी या ईकेजी जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का फुल फॉर्म है, ईसीजी ईकेजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये भी क्वेश्चन आता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी और ईकेजी। एंड ये इलेक्ट्रिकल इवेंट जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में इसको हम समझ पाते हैं। और उसके बाद ये फिर लिखा गया कि ह्यूमन बॉडी जो है वॉल्यूम कंडक्टर है और उसमें फिर ह्यूमन बॉडी को ट्रायंगल के शेप में माना गया है जिसमें हार्ट को सेंटर में रखते हुए आप लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और लेफ्ट लेग पे जो है एक ट्रायंगल को माना जाता है और उसके ऊपर जो है ये कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। जब आप ईसीजी के लिए जाते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रोड्स लगा के वहां पे गैल्वेनोमीटर टर्मिनल के साथ उसको कनेक्ट किया जाता है और फिर उसके बाद जो है उसको एक एक्टिव सर्किट बना के इलेक्ट्रिकल एक्टिव उसको बना के इसको एक ट्रायंगल बना के फिर उसको जो है ईसीजी मशीन में उसको रीड किया जाता है। तो यहाँ पे 3 टर्म्स आपको समझने चाहिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये तीनों इंटररिलेटेड वर्ड्स हैं तो प्लीज कंफ्यूज मत होइए। जो आप ईसीजी जो आप करवाते हैं, जो आपको एक स्ट्रिप मिलती है, जो आप ईसीजी पढ़ते हैं, दैट इज योर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। द होल प्रोसेस ऑफ रीडिंग दैट, ये जो आप जैसे आप अगर आप कहीं पे भी जाते हैं ईसीजी करवाने तो जैसे आपको लिटाया जाता है वो तीनों वहां पे आपको लगाए जाते हैं, गैल्वेनोमीटर मशीन से आपको कनेक्ट किया जाता है। सो दैट एंटायर प्रोसेस इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो है ये जो रोल आपके सामने जब आप ईसीजी की आपको रीडिंग दी जाती है आपके अटेंडेंट से, मेडिकल अटेंडेंट से, तो जो वो पूरा ग्राफ आपको मिलता है दैट इज द रोल जो मिलता है आपको, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। और उसके ऊपर जो आपको ट्रेसिंग मिलती है कि आप ये जो आपको लाइंस नजर आती है, कोई लाइन ऊपर जा रही है, कोई लाइन नीचे जा रही है, कई लाइन इंटरमीडिएटली आ रही है, तो वो जो है वो पेपर जो आपको लिखा हो उस पर जो प्रिंटिंग आती है आपकी ईसीजी होने के बाद, दैट प्रिंटिंग इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यही यहाँ पे समझाया गया है इसमें कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है ग्राफ रोल है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करती है और जो वर्टिकल लाइन है वो आपके करंट रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है कि करंटली आपके शरीर में क्या हो रहा है इन द डिफरेंट चेंबर्स ऑफ द हार्ट, वो आपकी वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। फिर जो ट्रेसिंग आपको मिलती है जब आपको ईसीजी की स्लिप पकड़ाई जाती है तो जो ट्रेसिंग उसमें जो डिफरेंट लाइंस दिखाते हैं उस इलेक्ट्रिकल इवेंट को दिखाने के लिए, दैट इज योर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम।
और इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जब हम देते हैं तो यहाँ पे कुछ वेव्स हैं जो हमें, 4 वेव्स हैं जो हमें बेसिकली 5 हैं जो हमें समझनी है इसमें। तो सबसे पहले हम आते हैं पी वेव पे। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसको समझिए। पी वेव जो है पॉजिटिव वेव है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये डोम शेप है, ये आपको उठी हुई मिलती है। तो पहली जो आपको मिलता है डोम, दैट इज योर पी वेव। पी वेव इज अ पॉजिटिव वेव, डोम शेप्ड है, जिसका 0.1 रिकॉर्ड ड्यूरेशन है और 0.1 MV उसका मिलीवॉट उसका एम्पलीट्यूड है। एंड ये पी वेव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एट्रिया जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है हमारा हार्ट में, उसको ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने टाइम में आपका एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सो डीपोलराइजेशन का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन एंड एट्रियल मस्क्यूलेचर, मस्क्यूलेचर का मतलब है मसल्स। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रियम्स, द अपर चेम्बर्स ऑफ द हार्ट को पी वेव जो है रिप्रेजेंट करता है। फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पीआर इंटरवल की बात करते हैं। पीआर इंटरवल मतलब एक जो फ्लैट लाइन आएगी, फर्स्ट जो डोम आप देखेंगे बुक में भी जो लिखा हुआ है, तो पीआर इंटरवल जो है यहाँ पे फ्लैट लाइन के रूप में आ रहा है। तो पी वेव आई, फर्स्ट डोम बना, उसने बताया कि आपका एट्रियम कितने टाइम में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उसके बाद फिर फ्लैट लाइन आती है जिसमें कोई इलेक्ट्रिकल इवेंट नहीं होता है। यहाँ पे लिखा हुआ आइसो इलेक्ट्रिक बेस लाइन। आइसो इलेक्ट्रिक मतलब स्ट्रेट लाइन है जिसमें कोई इलेक्ट्रिकल करंट नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है आपकी बॉडी में, ये फ्लैट लाइन आएगी। सो दिस इज द आइसो इलेक्ट्रिक बेस लाइन और इसकी ड्यूरेशन लिखी हुई है 0.12 to 0.20 सेकेंड्स। इतना टाइम ड्यूरेशन का ये फ्लैट लाइन आएगी जिसमें हार्ट में कोई इलेक्ट्रिकल मतलब करंट नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। एंड इसको क्या रिप्रेजेंट करता है ये फ्लैट लाइन? टाइम टेकन फॉर द कंडक्शन ऑफ SA नोड इम्पल्स टू AV नोड। हमने जैसे पढ़ा था कि SA नोड ने फर्स्ट जो है यहाँ पे जो राइट एट्रियम में प्रेजेंट है SA नोड, साइनो एट्रियल नोड जिसको हम कहते हैं, फुल फॉर्म है उसका। तो SA नोड ने जब इम्पल्स भेजा था राइट एट्रियम, तो राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, फिर लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। तो जितना ये कॉन्ट्रैक्शन में जो टाइम लग रहा था उसको, कितने टाइम में वो इम्पल्स SA नोड राइट एट्रियम से चलती हुई लेफ्ट एट्रियम में जा रही है, फिर लेफ्ट एट्रियम से होके वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गई, फिर लेफ्ट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में आई, तो कितना टाइम लग रहा है उसको, उस टाइम को ये जो फ्लैट लाइन है वो उसको दर्शाती है। 0.12 से 0.20 सेकंड्स की फ्लैट लाइन है जो ये ऐसे नोड की इम्पल्स को दर्शाता है कितना टाइम ले रही है वो। उसके बाद आता है QRS कॉम्प्लेक्स, जो आप ये बिल्कुल एक पेनी सी जो आपको नजर आएगी, उल्टी इन्वर्टेड वी जिसको मैं कहूंगी, ये QRS कॉम्प्लेक्स आप देखेंगे तो QRS कॉम्प्लेक्स जो है ये वेव है वेंट्रिकल्स की। अब पी वेव जो थी एट्रियम की थी, अब QRS कॉम्प्लेक्स जो है वेंट्रिकल्स की बात कर रही है। तो ये दिस वेव रिप्रेजेंट्स डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकुलर मसल्स। डीपोलराइजेशन का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं आपके, राइट वेंट्रिकल भी और लेफ्ट वेंट्रिकल भी, जो आपके हार्ट के लोअर चेम्बर्स हैं। तो वो कितने टाइम में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपके हार्ट में, ये उसको दर्शाता है। और इसमें लिखा हुआ ड्यूरेशन ऑफ आर वेव इज 0.08 सेकेंड्स एंड एम्पलीट्यूड इज 1 मिलीवॉट। तो 0.08 सेकेंड्स की आर वेव है और उसका एम्पलीट्यूड है 1 मिलीवॉट। बट इसमें जो आपको ये टाइम ड्यूरेशन पे इतना फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है कि हर वेव का क्या मतलब है। तो QRS कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पे आपकी वेंट्रिकल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल वर्ड्स में हम यही समझ सकते हैं। उसके बाद आती है ST सेगमेंट। अब अगेन ये स्ट्रेट लाइन है, तो द आइसोइलेक्ट्रिक लाइन ऑफ 0.32 सेकेंड्स इंडिकेट्स द रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। अब नेचुरली जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वेंट्रिकल रिलैक्स भी होगा, क्योंकि सिस्टोल एंड डायस्टोल हो रहा है हमारे हार्ट में। तो सिस्टोल तो हमने पढ़ लिया QRS कॉम्प्लेक्स में कि वेंट्रिकल कितना टाइम में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब डायस्टोल भी आएगा, तो ये डायस्टोल जो वेंट्रिकल में हो रहा है ये ST सेगमेंट को डिनोट करता है। यहाँ पे जो है वेंट्रिकल रिलैक्स मोड में आ रहे हैं या वेंट्रिकल जो है डायस्टोल फेज में आ रहे हैं। और ये जो है कंटिन्यू करता है ST सेगमेंट। एंड देन उसके बाद जो वेव आएगी T वेव, ये फ्लैट डोम शेप पॉजिटिव वेव है of 0.2 MV of duration and 0.2 MV of duration, 0.27 seconds, represents that the impulse coming from SA node after the systole of atrial and ventricles, when reaches to atrioventricular node, groove to die out, then the base of ventricles becomes excited and forms the T wave. तो इसके सिंपल वर्ड्स में ये समझेंगे कि जो हमने अभी पढ़ा था ST सेगमेंट में कि वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं, आप नीचे दोनों चेंबर जो है रिलैक्स कर रहे हैं। अब उसी रिलैक्सेशन को जो है जो ST सेगमेंट में शुरू होता है, बट ये कंप्लीट होता है रिलैक्सेशन आपका T वेव में। तो T वेव इज बेसिकली अबाउट द रीपोलराइजेशन। इसको आप मेडिकल टर्म्स में लेते हैं रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। रीपोलराइजेशन वेंट्रिकल्स मतलब कि वेंट्रिकल्स रिलैक्स मोड में है, अभी हार्ट में कुछ भी नहीं हो रहा है, हार्ट डायस्टोल बिल्कुल रिलैक्स फेज में है। तो उसको ये दर्शाता है, वेंट्रिकल्स के रिलैक्सेशन मोड को ये दर्शाएगा कि इससे पहले कि दूसरी पी वेव आए और आपका हार्ट फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो, तो उसके बीच में जो टाइम आ रहा है
डायस्टोल से सिस्टोल से पहले जो डायस्टोल की फेज है उसको ये दर्शाता है टी वेव। सो पी, मैं फिर से रिपीट करूंगी इसमें, पी वेव जो है आपके एट्रियम्स के कॉन्ट्रैक्ट होने का टाइम बताता है कि पी आर इंटरवल वो है जब आपके ऐसे नोड से इम्पल्स चल के आपके ए बी नोड तक पहुंची, उस इम्पल्स को दर्शाता है जिसमें वो पूरे कॉन्ट्रैक्शन को ले रहा है आपके हार्ट में। फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है आपके वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन को दर्शाता है, वेंट्रिकल्स आपके लोअर चेंबर्स ऑफ हार्ट कितने टाइम में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और एस टी सेगमेंट वो है जिसमें वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं, उसी रिलैक्सेशन की कंटिन्यूड फेज जो है वो टी वेव में आती है, उसी को दर्शाती है, दैट इज योर टी वेव। इसको हम मेडिकल टर्म्स लेते हैं रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, कि रीपोलराइजेशन वेंट्रिकल रिलैक्स फेज में उस रिलैक्सेशन के बाद जो है पी वेव आएगा, इसके बाद जो नेक्स्ट वेव आएगी वो आपकी पी वेव आएगी। सो उसके जो बीच का ड्यूरेशन है बिटवीन द टी वेव एंड द पी वेव इज योर रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। सो ईसीजी से हम क्या हमको क्या समझ में आता है, जब हम ईसीजी की स्ट्रिप देखते हैं तो उसे हम किसी भी डॉक्टर को हम लेके जाएंगे तो वो क्या समझेगा हमारे ईसीजी को देख के। तो इसके नीचे फिर वो डिटेल में दिया गया हमारे बुक में कि कहाँ पे कंडक्शन ब्लॉक है। ये जो है हमारा, हमने जो पूरा हार्ट का भी कंडक्शन सिस्टम पढ़ा था कि ऐसे नोड से एवी नोड में जा रही है, फिर बंडल ऑफ फिज में जा रही है, फिर परपिंजे फाइबर्स में वो पूरी वाइब्रेशन जा रही है हार्ट की। सो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, इसको हम क्यूमुलेटिवली ये कहते हैं। तो ये कंडक्शन कहाँ पे ब्लॉक है, हार्ट में कहाँ पे ब्लॉकेज आ रही है आपकी, उसको ईसीजी बताती है। सो दिस इज टेलिंग यू अबाउट द मस्कुलेचर ऑफ हार्ट, हाइपरट्रोफी, कि हार्ट की मसल्स में कहाँ पे प्रॉब्लम है। एक तो उसको समझने में आपको मदद करता है। दूसरा यहाँ पे एट्रियल फिब्रिलेशन की बात की गई है, उसका मैं आपको एक सेकंड, गिव मी अ मिनट। एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल मतलब आपके अपर चेंबर्स ऑफ हार्ट, फिब्रिलेशन मतलब इरेगुलर और ऑफन वेरी रैपिड हार्ट बीट। जब हार्ट बीट आपकी इरेगुलर होगी और बहुत रैपिड होगी तो उसको एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। इरेगुलर एंड वेरी रैपिड हार्ट रेट जिसकी होती है 350 to 600 बीट्स पर मिनट, जब इतनी फास्ट हो जाती है पर मिनट में तो उसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। कि यहाँ पे जो अपर चेंबर्स ऑफ हार्ट है वो काफी इरेगुलर बीट कर रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी बीट कर रहे हैं, तो एट्रियल फिब्रिलेशन उसको कहते हैं। और टैकीकार्डिया की यहाँ पे बात की गई है, हार्ट नॉर्मली जैसे टैकीकार्डिया या ब्रैडीकार्डिया। टैकीकार्डिया जो है फास्ट, जब आपका हार्ट बहुत फास्ट बीट करता है बट रेगुलर इंटरवल पे बीट कर रहा है, मतलब 0.8 सेकंड्स पे ही वो बीट कर रहा है बट बहुत जल्दी जल्दी बीट कर रहा है, तो उसको हम टैकीकार्डिया कहेंगे। उसकी बीट्स जो होंगी वो 100 से 250 बीट्स पर मिनट, दैट इज योर टैकीकार्डिया। और उसका उल्टा जो है ऑपोजिट है वो ब्रैडीकार्डिया। जब हार्ट स्लोली बीट करता है, यूजुअली लेस देन 60 बीट्स पर मिनट जब हो जाता है ब्रैडीकार्डिया, 60 बीट्स पर मिनट पे जब हार्ट आ जाता है तो वो उसको हम ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। टैकीकार्डिया इज लाइक अबव 100 बीट्स पर मिनट या उससे ऊपर जो है वो टैकीकार्डिया होता है, और 60 बीट्स पर मिनट या उससे नीचे जो है वो ब्रैडीकार्डिया कहा जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो बात की गई है कि मैन नीड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर हिज डिफरेंट डे टू डे एक्टिविटीज, और दो प्रोसेसेस की यहाँ पे बात कर रही है दैट रिलेट्स द फंक्शन ऑफ कार्डियक साइकिल। तो हमारी पूरी बॉडी जो है, इट इज नॉट ओनली अबाउट द हार्ट, हमारी पूरी बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं या तो उसको नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है या उसको एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा और कोई सिस्टम नहीं है जो हमारी बॉडी में जितने भी डिफरेंट फंक्शंस ऑफ बॉडी हो रहे हैं उसको कंट्रोल कर रहे हो किसी भी लेवल पे। तो इसमें अब ये नर्वस सिस्टम का क्या रोल है हार्ट बीट को कंट्रोल करने में या हार्ट को कंट्रोल करने में, और एक हार्मोन्स का क्या रोल है उसको हार्ट को कंट्रोल करने में, यहाँ पे ये समझाया गया है। तो पहला हम पढ़ेंगे नर्वस रेगुलेशन। यहाँ पे जो है वेगस द क्रेनियल नर्व की बात की गई है कि हमारे जो है 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं। क्रेनियल नर्व्स जो है वो डिफरेंट नर्व्स होती हैं बॉडी में, तो उसमें एक नर्व को हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। इससे 12 पेयर पाए जाते हैं और उसमें से जो 10th नर्व है उसको हम वेगस नर्व कहते हैं। सो वेगस नर्व इज द 10th क्रेनियल नर्व। तो ये जो वेगस नर्व है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बाय हेल्पिंग द पैरासिम्पैथेटिक टू रीच द एसए नोड एंड एवी नोड। अब देखिए हमारी बॉडी में जो है नर्वस सिस्टम जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये आप इसकी डिटेल्स आप गूगल करके भी समझ सकते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो है आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट स्टेट। जब आपकी बॉडी रेस्ट करती है, उसमें आप जब डाइजेस्ट करते हैं तो उसको जो हेल्प करता है आपके डाइजेशन को, वो पूरा जो है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है आपके डाइजेशन को और आपकी रेस्टिंग स्टेट को।
और जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आपका इमरजेंसी सिचुएशन में आता है। जब आप फाइट और फ्लाइट की बात करते हैं कि आपने किसी सिचुएशन में आपने लड़ना है या आपने उस सिचुएशन से भाग जाना है, जैसे आपने घर में कॉकरोच देखा और आप उस कॉकरोच देख के भाग गए, तो उस टाइम कौन सा नर्वस सिस्टम काम करेगा? आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो दैट इज योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपको किसी भी चीज से डर लगता है, आपने उस फियर को फेस करना है या आपने उस फियर को वहां से उस टाइम जो आपको डर सता रहा है उससे आपने भाग जाना है, तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिसाइड करेगा कि आपका उस टाइम क्या रिस्पॉन्स आप लेंगे, फाइट करेंगे या आप फ्लाइट करेंगे। फ्लाइट मतलब रन करना। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका फाइट और फ्लाइट को रिस्पॉन्स को डिसाइड करता है और पैरासिम्पैथेटिक आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट स्टेट को डिसाइड करता है। तो यहाँ पे यही समझाया जा रहा है कि various जो cranial nerves it plays an important role by helping the parasympathetic to reach the SA node and AV node। तो पैरासिम्पैथेटिक अब हमने पढ़ा कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट स्टेट है, तो ये यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है एसए नोड एंड एवी नोड तक जो पहुंच पा रही है वो सिर्फ वेरियस या क्रेनियल नर्व के थ्रू ही पहुंच पा रही है। जब हार्ट को रिलैक्स करना है तो पैरासिम्पैथेटिक जो है इट इज रिड्यूसिंग द हार्ट रेट, इज हेल्पिंग द हार्ट टू रिलैक्स। यहाँ पे यही समझा रहा है कि इट इज पैरासिम्पैथेटिक जो एसए नोड और एवी नोड पे थोड़ा स्लो करिए ना प्लीज। सॉरी आई विल रिपीट अगेन, मैं दोबारा समझाती हूँ कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारा फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को डिसाइड करता है और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट स्टेट को डिसाइड करता है। और ये जो है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक डायरेक्टली तो आपके हार्ट पे नहीं पहुंच सकता, तो इसलिए ऑब्वियसली हमारे नर्व्स हैं, नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी में, तो इसमें कौन सी नर्व जो है हमारे हार्ट को कंट्रोल करती है वो है वेगस नर्व। तो वेगस नर्व जो है पैरासिम्पैथेटिक को हेल्प करती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हेल्प करती है कि वो एसए नोड और एवी नोड उनको कंट्रोल कर पाए। तो नेचुरली जब पैरासिम्पैथेटिक की बात आती है तो जब आपका हार्ट रिलैक्स स्टेट में है या आपका हार्ट रेट स्लो करना है तो वो पैरासिम्पैथेटिक डिसाइड करेगा। फिर इसमें लिखा हुआ कि जनरली दीज पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स कंट्रोल द फंक्शन ऑफ एसए नोड, इट इज नोन एज वेगल टोन। तो जनरली जो एसए नोड का जो फंक्शन है यहाँ पैरासिम्पैथेटिक फाइबर को ही ज्यादा रोल दिया गया है और इसको बोला गया है वेगल टोन। वेगल टोन जो है इट इज द एक्टिविटी ऑफ द स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिविटी ऑफ द वेगस नर्व, कि स्ट्रेस में आप कैसे बिहेव करेंगे वो आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो है कंट्रोल दिया गया है उसमें। कि अगर आपने एकदम से आप डरे तो ये नहीं कि आप हाइटेंड, अब जैसे आपको एकदम से डर लग गया किसी चीज से, आपको किसी चीज का फोबिया है, आपने फास्ट ब्रीदिंग करनी शुरू कर दी, तो ये आप उस स्टेट में नहीं रहेंगे। ऑब्वियसली कुछ टाइम बाद आप रिलैक्स करेंगे, काम डाउन होंगे, तो ये जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की हेल्प से ही आपका हार्ट रिलैक्स स्टेट में आएगा, आपकी पल्स रेट, आपकी हार्ट बीट कम होगी, रिलैक्स होगी, आपका बीपी डाउन आएगा। तो ये सब पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो है यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कह लीजिए, ये उसको कंट्रोल करता है। सो यहाँ पे यही समझाया जा रहा है कि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स कंट्रोल द फंक्शन ऑफ एसए नोड एंड इट इज नोन एज वेगल टोन। इस पूरे स्ट्रेस रिस्पॉन्स को जो है वेगल टोन कहा जाता है और एथलीट्स और स्विमर्स में हाई वेगल टोन होता है। सो द ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल इज मोर देन 0.8 सेकेंड्स। इसका मतलब ये है कि जो एथलीट्स और स्विमर्स हैं वो इस तरह से अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करते हैं कि उनका जो कार्डियक साइकिल है वो 0.8 सेकेंड से ज्यादा होता है, मतलब उनका हार्ट बहुत एफिशिएंट होता है। So their heart can work more efficiently at low heart rates. So vagal tone को आप समझे कि it is the capacity to regulate the stress response of the heart. तो वेगस नर्व के साथ साथ जो है अब सिंपैथेटिक फाइबर्स का क्या काम है वो अब नेक्स्ट पैराग्राफ में समझा रहे हैं यहाँ पे कि सिंपैथेटिक फाइबर्स रीचेस द सुपीरियर, मिडिल एंड द इंफीरियर गैंग्लियन ऑफ द सिंपैथेटिक चेन। तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नर्व सिस्टम है। सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर गैंग्लियन जो है ब्रेन के पार्ट हैं, यहाँ पे सिंपैथेटिक चेन को ये कंट्रोल करता है, सिंपैथेटिक फाइबर्स जो हैं, और इससे आगे जो है ये कोरोनरी आर्टरीज को जो है ये कंट्रोल करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विच सप्लाइज द ब्लड टू हार्ट। तो आप इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये याद रखिए कि ब्लड को हार्ट को कहाँ से ब्लड मिलता है। हार्ट को ब्लड मिलता है कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू। सो यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट। इससे काफी क्वेश्चन आते हैं कि हार्ट को ब्लड कहाँ से मिलता है, तो आपने सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा नहीं बोलना है, आपने ये कंफ्यूज नहीं करना है कि राइट एट्रियम में तो ज्यादा ब्लड सुपीरियर वेना केवा से और इंफीरियर वेना केवा से, तो वो हार्ट को ब्लड नहीं दे रहा है, हार्ट को ब्लड दे रही है कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी जो ब्लड सप्लाई कर रही है हार्ट को, उसको वेरियस सिंपैथेटिक फाइबर्स जो है कंट्रोल करते हैं। तो यही डिसाइड करता है कि कोरोनरी आर्टरीज को कॉन्ट्रैक्ट करना है या उसको रिलैक्स करना है। तो ये सारा डिसीजन जो है आपका वेरियस सिंपैथेटिक फाइबर्स लेती हैं और इसको कंट्रोल करता है आपका पैरासिम्पैथेटिक, हार्ट कंट्रोल करता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम।
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके हार्ट को रिलैक्स करता है, आपके हार्ट को डायस्टोल करवाता है, आपके हार्ट रेट को, पल्स रेट को स्लो करता है। और आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आपके हार्ट को ज्यादा अगर बीट करना है तो उसमें उसका हार्ट रेट इंक्रीज करता है, पल्स रेट इंक्रीज करता है। अगर आपको स्ट्रेस की सिचुएशन आती है तो उसमें आपका जैसे हार्ट रेट बढ़ता है तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से बढ़ता है। सिर्फ इतना ही इसमें समझाया जा रहा है। और फिर जो सेकंड सिस्टम जो हमारे हार्ट कंट्रोल करता है वो है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन हमें पता है कि हार्मोन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे दो हार्मोन्स की बात की गई है। एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो है हमें पता है कि किडनी के ऊपर सिचुएटेड है, और उसके ऊपर जो है उसका इनर पार्ट जो है वो मेडुला कहलाता है। तो जो एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर सिचुएटेड है, टोपिनोमा है, उसमें से दो हार्मोन्स निकलते हैं जिसको एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन कहते हैं। तो ये दोनों हार्मोन्स जो है हार्ट मसल्स को कंट्रोल करते हैं और उसकी कॉन्ट्रैक्शन को जो है इंक्रीज करते हैं। जैसे जैसे उसको जैसे बॉडी में जो भी उसको स्टेट नजर आती है, फाइट है कि फ्लाइट है या स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, तो वो अपने बेसिस पे डिसाइड करता है कि हार्ट को कैसे उसकी फोर्स कितना उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है हार्ट को। तो इट इंक्रीजेस योर हार्ट रेट एंड इंक्रीजेस योर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये दो काम है इसके एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के, आपके हार्ट रेट को बढ़ाना और आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन फोर्स को बढ़ाना। ये दो सिस्टम्स हैं जो हमारे हार्ट को रेगुलेट करते हैं। तो हम आज यहीं पे रुकेंगे और बाकी जो पल्स से रिलेटेड जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। बट इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताना चाहती हूँ जो आप प्लीज नोट कर, जो आपके वाइवा के पर्पज से और आपके क्वेश्चंस पेपर्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज उस पर फोकस कीजिए। एक तो आपको पता होना चाहिए कि हार्ट में कितने पंप्स हैं। देयर आर 2 पंप्स इन द हार्ट। और फिर आपको चेम्बर्स पता होने चाहिए कि हार्ट के कितने चेम्बर्स हैं, उन चेम्बर्स के नाम आपको पता होना चाहिए। फिर हार्ट में 4 वैल्व्स हैं, उन चारों वैल्व्स के आपको नाम पता होने चाहिए। फिर ये आपको समझना चाहिए कि जो इम्पल्स जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के लिए आ रही है वो कहाँ से आ रही है, तो आपको साइनो-एट्रियल नोड याद करना चाहिए उसके लिए। फिर कार्डियक साइकिल काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, कि कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लग रहा है, कि राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल 0.1 और 0.3 जो हमने पढ़ा, 0.1, 0.7, 0.3, 0.5 जो हमने पढ़ा, 4 वो जो हमने टाइम पढ़े थे, वो प्लीज टाइम याद कीजिएगा, वो आता है जरूर। फिर उसमें कार्डियक मसल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है कि वो मसल्स कैसी है, ब्रांच्ड हैं, उसकी कार्डियक मसल से रिलेटेड और भी आते हैं क्वेश्चंस। आई जस्ट टेल यू फाइबर्स ऑफ कार्डियक मसल क्या है, उसका आता है। जो जो प्रश्न आते हैं वो हल करके निकाल उसमें दे देंगे, निकाल देंगे वो प्रश्नों को, तो ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको फिर लिख दूंगी इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आपको ग्रुप में लिख के भेज दूंगी और मैं 2 वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आपको ये 2 वीडियोस के थ्रू आपको काफी इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा कि हार्ट में ब्लड किस तरह से मूव कर रहा है। और कोई डाउट है आपको तो प्लीज पूछ लीजिए। हाँ जी मैडम, एक टॉपिक पूछना आपसे, हार्ट की जो जी, बताइए। कंडक्टिविटी है उसका क्या इलेबोरेटेड वे में आगे आएगा डिटेल्स क्या? नहीं सर, जितना आपकी बुक में लिखा हुआ है सर उतना ही आएगा। बस इसमें आपको डबल सर्कुलेशन का मतलब पता होना चाहिए कि डबल सर्कुलेशन अगर कोई आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए। डबल सर्कुलेशन मतलब 2 बार ब्लड आपके हार्ट में पास होता है। एक बार तो ये है कि जब आपका ब्लड गया आपके पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ गया ऑक्सीजनेशन के लिए, फिर जब ब्लड वो वापस आता आपके लेफ्ट एट्रियम में आता है, तो उसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए कंडक्टिविटी के बारे में, कि हार्ट में ब्लड कहाँ से मूव हो रहा है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी वेन, फिर वहां से लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एओर्टिक वाल्व से पूरे बॉडी में जा रहा है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, इससे ज्यादा डिटेल में मत जाइए, सिर्फ बुक को फॉलो कीजिए, बुक के अलावा कहीं पर भी ज्यादा डिटेल में मत जाइए, इससे बियॉन्ड नहीं पूछा जाता आपको कुछ भी। दिस बुक इज सफिशिएंट। ओके, थैंक यू जी। थैंक यू सर। मैम और अभी यहाँ अशुद्ध इम्प्योर हाँ। ब्लड तो वेना कावा से ही आता है ना, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से। हाँ जी, आपकी राइट साइड ऑफ हार्ट जो है उसमें इम्प्योर ब्लड आता है इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से। इम्प्योर ब्लड आपका राइट हार्ट में होता है और प्योर ब्लड आपके लेफ्ट हार्ट में होता है जी। फिर ये उसके क्वेश्चन बाद आता है। हाँ फिर प्योर होके कोरोनरी आर्टरी में जाता है, कोरोनरी में। नहीं मैम, प्योर होके फिर वो लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। कोरोनरी आर्टरीज में आपको सिर्फ इतना समझना है कि ब्लड जो है हार्ट को कहाँ से अपने यूज के लिए ब्लड को हार्ट को कहाँ से ब्लड मिल रहा है, उसका सिर्फ इतना सा ही रेफरेंस है। आपको कोरोनरी आर्टरी से डिटेल में नहीं जाना कि उस तक ब्लड कैसे पहुंच रहा है, ये हमारे स्कोप ऑफ स्टडी में नहीं है।
आपको सिर्फ ये समझना है कि कोरोनरी आर्टरीज में सिर्फ इतना समझिए कि हार्ट को अपने यूज के लिए ब्लड आता है कोरोनरी आर्टरी से। अगर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। सिर्फ इतना आप समझिए, और कुछ नहीं समझना आपने कोरोनरी आर्टरीज के बारे में, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है मैम। इतना डिटेल में मत जाइए प्लीज। ओके। बहुत बढ़िया प्रीति ने जो है इतना डिटेल में और इतना माइन्यूटली सबके बारे में बताया। आप लोगों को आश्चर्य हुआ होगा कि ईसीजी तो तक को बहुत सरलीकृत रूप में आपको समझा दिया, जो नॉर्मली जो है ईसीजी का कठिन है समझना, और उसको सरल भाषा में आपको ये बता दिया कि कौन से आपका जैसे साइनोमेट्रियल नोड से कोई इंपल्स जा रही है या कोई करंट जा रहा है फायरिंग के बाद, तो फायरिंग के बाद कहाँ पहुंच रहा है, उसकी कौन सी पोजीशन है, डिपोलराइजेशन है, रिपोलराइजेशन का मेडिकल टर्म है, उनको सरल शब्दों में कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, और उसकी वजह से ये फेजेस हैं। तो चाहे एसटी वाला हो, चाहे आपके क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात हो, चाहे पी जो वेव आती है, पहली वेव पी वेव होती है, और आप उससे दूसरी जो है लास्ट में जो जब आपका टी होता है, टी सेगमेंट के बाद जो है अब वो अगेन पी वेव आने लगती है। तो ये सब वहां का साइकिल है। इससे देखते ये है कि वर्चुअली हमारा अगर पहले कम था और अगले दूसरा पी वेव जो है उसका दोनों के बीच में अंतर है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि कहीं कुछ वही जो फाइब्रेशन की बात हो रही है कि फाइब्रेशन मतलब दोनों का एट्रियल मतलब एक साथ उतना ड्यूरेशन में अगली बार नहीं आ रहा है। तो इससे हम लोग समझ जाते हैं वो लोग कि आपका हार्ट ठीक से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में कितना ऊपर जा रहा है, वो जो ऊपर जाता है वो बताता है कि इंटेंसिटी बताता है कि वर्चुअली जो उसका वेंट्रिकल्स का जो पोलराइजेशन जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कितनी ऊंचाई तक जा रहा है, वो ऊंचाई और नीचाई वही दिखाती है, उसी के आधार पर वो लोग तय करते हैं। हम लोग लेकिन सरल शब्दों में प्रीति जी ने कहा, थैंक यू, बहुत बढ़िया बताया। और सरिता जैन मैडम देखिए, जब ये वाला स्कोप में नहीं है, थर्ड सेमेस्टर में है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दूं केवल, जैसे ही आपका आयोटा से चला, तो आयोटा माने अब शरीर को देना है उसको, अब शरीर को जैसे देना चलेगा तो हर, अगर जैसे आपको खाना ले जाना हो, आप खाना, मैं सिंपल शब्द में बोल रहा हूँ, आप खाना बनाना हो तो पहले आप खाना अपने रख लोगे कि पहले सब दान कर दोगे, पहले अपने रखोगे। तो वैसे ही काम कोरोनरी आर्टरी करती है, जैसे जाती है तो जब आयोटा जाता है बिल्कुल एक आर्क बनाता है, मेहराब बनाता है, तो उस मेहराब में पहली जो ब्रांच है वो जाती है कोरोनरी आर्टरी को, अपने लिए वो बचा के अपने लिए पहले ले लेता, ताकि हार्ट नहीं फंक्शन नहीं करेगा तो आगे क्या फंक्शन होगा। तो फिर उसके बाद जब जाती है तो उसके दो ब्रांच होकर के, एक ब्रांच चली जाती है ब्रेन ऊपर की तरफ जैसे सुपीरियर वाले एरिया में, और एक इंफीरियर एरिया में चली जाती है। तो इस तरह है। तो पहला जो है आयोटा का पहली ब्रांच जाएगी कहाँ, नंबर 1 कोरोनरी को, सेकेंड और थर्ड चली जाएंगी वो ऊपर नीचे को चली जाएंगी। तो ये हमेशा नॉर्मल जो व्यावहारिक है वही होता है, आपके यहाँ भी यही होता है। अगर आप दान में कोई देना चाहते हैं कोई चीज, तो अपने ऐसा नहीं कि सारा लुटा देंगे, अपने लिए रोक लेंगे, बस वही मैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप लोग इस वीडियो को प्रसारित करिए और आप उसको फैलाइए, ज्ञान का एक्सचेंज करके अपने ज्ञान को बढ़ाइए, और तब हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग वीडियो, धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया। बहुत बढ़िया मैम। थैंक यू मैम, क्या क्वेश्चन? थैंक यू सर। थैंक यू।